नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेम के अंतर्गत मैथ्स रिवीजन के क्रम में चल रहे हैं। इससे पूर्व मैथ्स के लगभग सारे चैप्टर्स आपको वीडियो दे चुके हैं, सेशन हो चुका है। और आज की जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अति लघु उत्तरीय प्रश्न की है। यानी आज की जो हम प्रश्न लिए हुए हैं वो सभी किससे संबंधित हैं? वो अति लघु उत्तरीय आपके प्रश्न हैं। तो यहाँ एक बार पुनः मैं अपने प्यारे बच्चों को याद दिला दूं कि 4 दिन, लगभग 4 दिन में हम आपको 2 दिन देंगे अति लघुत्तरी, जिसमें लगभग 80 से 90 प्रश्न आपको हम देंगे। और आपको 2 दिन हम देंगे लघुत्तरी का, जिसमें आपको लगभग 50 प्रश्न देंगे। और एक दिन आपको हम ये 4 दिन इस पर जाएगा, और एक दिन जो 5वां दिन हम देंगे उसमें आपको हम मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों का मैराथन रूप देंगे। तो इस तरह इसमें भी हम आपको लगभग 70 प्रश्न, तो इस तरह आप समझिए कि मिनिमम 80 और 50 और 70 यानी लगभग लगभग 200 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मैं इन 5 दिनों में दूंगा। और उसके बाद फिर आपके अपने ऐप, जो पूर्व में भी दिनेश सर ऑफिशियल, दिनेश सर ऑफिशियल पर हम आपका क्या कराएंगे? हम आपका मॉडल टेस्ट कराएंगे, यानी मॉडल पेपर कराएंगे। और वहाँ पे ऑनलाइन आपका मॉडल पेपर हम कराएंगे, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, उसका विस्तृत उत्तर, व्याख्यात्मक उत्तर यूट्यूब चैनल पर आपके साथ लाइव साझा करेंगे। तो ये आपके रिवीजन के क्रम में ये समझिए कि आपके मॉडल पेपर, मॉडल टेस्ट सीरीज जो हम लेके चलेंगे, और 5 दिन ये, तो आपका पूरा मैथ्स का पोर्शन हम इतना कवर कर देंगे कि आप 25 में मिनिमम 20 या यूं कह दें 20 और 20+ स्कोर कर लें। तो चलते हैं आज के क्रम में। बहुविकल्पी सबसे लास्ट में हम लेंगे। अभी आज और कल 2 दिन जो अति लघु का है, तो अति लघु के पहले भाग में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि अपवर्तक से आप क्या समझते हैं? यहाँ 2 शब्द मिलता है, एक अपवर्तक और एक अपवर्त। तो जब हम अपवर्तक की बात करते हैं तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से, अगर आप इसके आंसर की बात करें तो हम ये कहेंगे कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से, जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जिन जिन संख्याओं से क्या हो जाए? पूरी पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाती हैं, तो वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। तो वे संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अब इसका उदाहरण भी हम आपको दे रहे हैं। जैसे हमने संख्या, यहाँ पे हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए संख्या हम 2 लेते हैं, और जिससे वो विभाजित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अपवर्तक कहते हैं। तो अब 2 संख्या, कोई संख्या, यहाँ 2 हमने लिया, जिन जिन संख्याओं से, यानी 2 किन किन संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी, तो यह 1 और 2 से विभाजित होगी। उसी तरह हम संख्या 6 की बात करें तो संख्या 6 किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। या संख्या हम 15 लेते हैं तो संख्या 15 को 1 से विभाजित होगी, 3 से होगी, 5 से होगी और 15 से। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं
कि ये अपवर्तक यानी जिन संख्याओं से कोई दी हुई संख्या पूरी पूरी तरह अर्थात पूर्णतः विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उस संख्या का अपवर्तक। जैसे 2 का अपवर्तक 1 और 2, 6 का अपवर्तक 1 2 3 6। तो यहां अब अपवर्तक के ये तो आपका उत्तर हो गया। आप ये परिभाषा लिख देंगे, कोई एक उदाहरण लिख देंगे, आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब यहां इस प्रश्न से के अंदर ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अति लघु उत्तरी के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स यहां आपको दे रहे हैं, तो यहां इस तरह से भी इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका अपवर्तक होगी। किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या 6 है, इस तरह से परिभाषित करिए कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका अपवर्तक। जैसे 3 को हम कह सकते हैं 6 का अपवर्तक, 2 को कह सकते हैं 6 का अपवर्तक, 6 को कहेंगे 6 का अपवर्तक, क्योंकि पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अब इसी उदाहरण के क्रम में अगर आप देखें तो यहां एक, ये आप देखेंगे इन सब में एक क्या है, एक प्रत्येक संख्या की अपवर्तक होगी। एक क्या है, एक प्रत्येक संख्या की क्या है, प्रत्येक संख्या की अपवर्तक है। वही प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक है। जैसे 2 है तो यहां 2 है, यहां 6 है तो यहां 6 है, यहां 15 तो 15 का अपवर्तक 15। तो दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। तीसरी चीज, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, यानी वह उस संख्या को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर देता है। तीसरी चीज, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, किसी दी हुई संख्या में अपवर्तक की संख्या क्या होती है, अपवर्तक की संख्या सीमित होती है। क्यों, यहां हमने देखा 2 में 2 ही अपवर्तक, यानी सबसे बड़ा जो 2 है वह स्वयं ही होता है, सबसे बड़ा अपवर्तक। 6 में 6 ही सबसे बड़ा, 15 में 15, तो उसकी संख्या क्या होगी, एक लिमिट में होगी, यानी सीमित होगी, परिसीमित होगी। और किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। यहां आप देखेंगे कि दो जितने भी अपवर्तक हैं, 2 उसके बराबर है और एक क्या है, एक उससे छोटा है। तो कोई भी संख्या का अगर हम अपवर्तक देखें तो उसका प्रत्येक अपवर्तक या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो अपवर्तक के संबंध में इस तरह आपके कम से कम 7 से 8 प्रश्न बनते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, अपवर्त से आप क्या समझते हैं। एक हमने अपवर्तक की बात किया अभी, अब हम बात कर रहे हैं अपवर्त की। तो अपवर्त में आप जो आंसर लिखेंगे कि किसी संख्या का अपवर्त, कोई भी संख्या है तो किसी संख्या का अपवर्त, किसी संख्या का अपवर्त क्या होता है, उस संख्या में, उस संख्या में किसी प्राकृतिक संख्या से, संख्या में किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किसी प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे अब यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दो क्या है, एक संख्या हमने लिया। अब इसके अपवर्त की बात हम करेंगे तो इसके लिए जो भी अपवर्त होगा, यानी 2 का अपवर्त की बात आप करेंगे तो 2 का अपवर्त क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर 2, फिर 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 3 बराबर 6, इसी तरह बढ़ता जाएगा। वहीं जब आप 3 के अपवर्त की बात करेंगे तो 3 का अपवर्त प्राकृतिक संख्या
1 से गुणा करें तो 3, प्राकृतिक संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 6, 3 से गुणा करेंगे तो 9 और इस तरह ये बढ़ती जाएगी। तो यहां हमने ये देखा कि किसी भी संख्या का अपवर्त हमको ज्ञात करना है तो हम उसमें प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो वह उसके अपवर्त हमको मिलते जाएंगे। अब जैसे अपवर्तक के संबंध में वैसे अपवर्त के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। इससे पूर्व हम लोगों ने अपवर्तक देखा था तो यहां 6 है। 6 के अपवर्तक क्या थे? ये आपके 1 2 3 6। अब प्रत्येक अपवर्तक का यानी 2 का अपवर्त अगर देखें तो 6 है, 3 का अपवर्त भी 6 है और 6 का अपवर्त भी 6 है। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। वहीं प्रत्येक अपवर्त यानी किसी संख्या का अपवर्त या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम किससे गुणा कर रहे हैं? हम गुणा करते हैं उस संख्या में किसी प्राकृतिक संख्या से, और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। तो स्वाभाविक है कि जो सबसे छोटा अपवर्त होगा वह उसके बराबर। जैसे 3 का 3, 2 का अपवर्त 2, 9 का 9, यानी कोई भी संख्या लेंगे तो गुणा शुरू करेंगे 1 से, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और हम प्राकृतिक संख्या में बढ़ते जाएंगे, हमें अपवर्त मिलता जाएगा। तो यहाँ कि प्रत्येक अपवर्त यानी किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त क्या होता है? उससे बराबर या उसके बड़ा होता है। तो अगली चीज, अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। यहां हम ये कहें कि अपवर्त की संख्या, किसी संख्या की अपवर्त कितनी होगी, तो वह हम कह सकते हैं कि वह असीमित होती है। क्योंकि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को बता नहीं सकते। कोई भी प्राकृतिक संख्या आप लिखेंगे, एक जोड़ देंगे, हमको अगली प्राकृतिक संख्या मिलेगी। इसलिए यह क्या होता है? असीमित होता है, अपरिमित होता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए 1 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी में भी आ सकता है और अति लघु उत्तरी में भी आ सकता है। तो ये हमारा प्रश्न था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि गुणनखंड किसे कहते हैं। तो गुणनखंड की बात जब हम करते हैं तो गुणनखंड जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे और कुछ भी शेष न रहे तो वह संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। जैसे अब यहां हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए यहां आपके क्या है, संख्या हमने ले लिया 18। तो 18 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है? 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 दूनी 4, कटेगा नहीं, 3 2 तिहाई 6 और 3 18। तो अब यहां जो 18 के गुणनखंड हैं, 18 के गुणनखंड वो कौन है? 2 3 3। ये क्या है? ये उसके गुणनखंड है। तो यहां ये भी चीज, अब ये भी हम जानते हैं कि जो अपवर्तक होते हैं, जो अपवर्तक होते हैं, अभी हमने आपने देखा तो यहां अपवर्त जो होता है वो गुणज रूप होता है और अपवर्तक जो होता है वो गुणनखंड रूप होता है। अगला प्रश्न, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? अभाज्य संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो वे संख्याएं जो, अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो किसे
स्वयं से और एक के अतिरिक्त, जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। वे संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या हैं? वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। अब जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। 2 है तो यह या तो 1 से होगी या 2 से। 3 है तो 1 से या 3 से। उसी तरह 7 1 से या 7 अर्थात स्वयं से। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 12 के अपवर्तक लिखिए। तो 12 के अपवर्तक अभी हम लोगों ने देखा था कि 12 के अपवर्तक कौन कौन होंगे जिनसे यह विभाजित होगी। तो 12 के अपवर्तक की बात करें तो 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12। यानी 12 के अपवर्तक जो होंगे 1, 2, 3, यानी 1 से कटेगा, 2 से 2 का 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार और 12 से 1 बार। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके अपवर्तक, किसके? 12 के। समापवर्तक से आप क्या समझते हैं? जब हम बात करते हैं किसकी? समापवर्तक की, तो समापवर्तक है क्या? कि दी हुई संख्याओं के, कोई भी जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, तो दी हुई संख्याओं के सार्व अपवर्तक, सार्व अर्थात सम, समान अपवर्तकों में सबसे बड़ा, में सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा? समापवर्तक कहलाएगा। अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक क्या कहलाएगा? दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का समापवर्तक कहलाएगा। दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा? समापवर्तक कहलाएगा। अब जैसे 12 और 18, मान लीजिए दो संख्याएं दी हैं, तो 12 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। उसी तरह 18 की बात करें तो 18 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और स्वयं 18 से कटेगा। तो यहां हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये खंड दिया है, एक सार्वअपवर्तक है यानी समान अपवर्तक, 2 समान अपवर्तक है, 3 समान अपवर्तक है और 6 समान अपवर्तक, बाकी में कोई समानता नहीं। तो यहां कहता है कि जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा, तो यहां सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? सबसे बड़ा अपवर्तक 6 है, तो यानी 12 व 18 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वह क्या होगा? वह 6 होगा। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि को लिखिए। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की मुख्यतः 3 प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी है गुणनखंड विधि। पहली विधि गुणनखंड विधि होती है। दूसरी भाग विधि होती है और तीसरी विधि जो होती है वो क्या है?
वो अपवर्त्य विधि होती है। ये तीन प्रमुख विधियां हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो जब हम भाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, भाज्य संख्याएं कौन है? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी, इनके अतिरिक्त क्या होता है? अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं। पूर्णतः क्या हो जाएं? पूर्णतः विभाजित हो जाएं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां भाज्य संख्या में कोई भी एक उदाहरण, जैसे 4 को ले लिया, 8 को ले लिया, तो अब 4 है तो यह एक और स्वयं 4 के अतिरिक्त 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 क्या है? भाज्य। उसी तरह 8 1 और 8 के अतिरिक्त 2 से भी, 4 से भी कट रहा है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या 9, गुणनखंड विधि से 24, 40 और 64 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहां गुणनखंड विधि से है तो 24, 40 और 64, आप इनका गुणनखंड निकाल लीजिए। अभी गुणनखंड की बात किया भी था हमने, तो इनका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24। फिर 40 का आप निकालोगे तो 2 में 2 से गुणा करोगे 4, 2 और 5। 64 का आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये गुणनखंड। अब इसमें जो समान अपवर्तक हैं, अगर इसका हमको क्या निकालना है? मासा। तो जो समान अपवर्तक हैं उनको हम नीचे लिख लेते हैं। उन सभी समान अपवर्तकों का आपस में क्या करते हैं? उनका गुणा। अब यहां 3 है, 5 है, यहां 2, ये समान नहीं है, तो अब इनका मासा 2 दूना 4 दूना 8, यानी इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? इनका महत्तम समापवर्तक 8 होगा। प्रश्न संख्या 10, ए बी, बी सी और सी ए का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो तीनों का आप ए बी, बी सी और सी ए, तो इसका आप निकालेंगे तो a इंटू बी, इसका b इंटू सी और इसका c इंटू ए। तो इसमें लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्या होता है कि जो कॉमन हो पहले उसको लिख लें। a कॉमन है, लिख लिया, फिर b कॉमन है, लिख लिया, और फिर c कॉमन है, लिख लिया, और इसके बाद भी यदि कुछ शेष बचता है उसको भी लिखकर उनका गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल ही क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। अर्थात इसका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? ए बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर जब हम लघुत्तम समापवर्त की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये आपका सर्वसमीका का सूत्र है कि वह क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई और इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और x माइनस वाई बराबर क्या होगा? ये x माइनस वाई ही होगा। तो अब अगर इसका हमको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लें, यानी x माइनस वाई, और जो बचा है उसको भी लिख लें x प्लस वाई। तो इसका मान कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका लघुत्तम हो गया। और महत्तम समापवर्त तक निकालने के लिए क्या करते हैं? जो कॉमन है, यानी x माइनस वाई को हमने लिख लिया,
तो ये इसके अलावा कोई कॉमन अपवर्तक नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। प्रश्न संख्या 12, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब का महत्तम समापवर्तक। तो इसको भी हम वैसे ही गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। तो ये तीनों हमने संख्याओं को लिख लिया। अब इसका गुणनखंड a इंटू बी, इसका क्या हो गया, a इंटू ए इंटू बी, इसका a इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब इसमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तीनों अपवर्तकों में जो कॉमन है, तो ए आपका आ गया, फिर बी आ गया इंटू बी, अर्थात इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ए बी। क्यों, क्योंकि बाकी अपवर्तक जो है वो कॉमन या सामान्य समान नहीं है। 25 और 35 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। इसका 25 और 32, तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे। 25 का आप गुणनखंड कर लीजिए, तो 5 गुणे 5, और 35 का गुणनखंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7। अब लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए पहले कॉमन जो है उनको हम उतार लेते हैं 5, फिर जो बचा है उसको उतारेंगे और लास्ट में 7। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 में 7 से गुणा करेंगे तो 175, अर्थात इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 175 होगा। प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं, 24 व 36 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालिए। 24 व, तो यहां भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। तो 24 से हम भाग देंगे किसमें, 36 में एक बार जाएगा, तो 24 बचा कितना, 12। अब जो शेष बचा है उससे भाग देंगे पूर्व के जिससे हमने भाग दिया। तो 12 से हम 24 में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जो हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, इनका महत्तम समापवर्तक 12 होगा। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, गिनती करने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो गिनती करने वाली संख्याएं कौन सी हैं, जैसे इसको आपको लिखना है कि गिनती करने वाली संख्याओं कौन सी हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से बढ़ते हैं। संख्याओं को क्या कहते हैं, को प्राकृतिक, या इन्हीं को प्राकृत संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें और कोई चीज नहीं जो गिनती। अच्छा, यहां एक प्रश्न और बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि जितनी संख्याएं हैं, एक में एक जोड़ देंगे तो 2 आएगा, 2 में एक जोड़ देंगे तो 3 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4, इस तरह एक एक जोड़कर हम अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को परिभाषित करना संभव नहीं है। 5/9 और ऋण 13/9 का जोड़ कीजिए। तो आप भिन्न का 5/9 धन ब्रैकेट में ऋण 13/9। तो अब इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/9, अब ऋण ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर धन है तो वही चिन्ह आएगा, यानी ऋण 13/9। तो 9 क्या हो गया, हमारा लघुत्तम कॉमन। अब यहां 5 ऋण 13, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, ऋण 8/9, और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा।
7/-11 और 3/11 का जोड़ कीजिए। तो ये आपका 7/-11 धन 3/11। तो अब 7/-11 जो है, 7/-11 है, अगर इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 7/11, और दोनों में समान राशि और समान चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण 7/11 धन 3/11। तो यहाँ 7 बड़ी संख्या है और 3 छोटी, तो 7 में से, और विपरीत चिन्ह है, तो 7 में से 3 घट जाएगा, तो ऋण 4/11, और यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि ऋण 5/8 से ऋण 5/12 को घटाएं। तो ऋण ब्रैकेट में ऋण 5/12। तो अब इसको हम हल करें तो ऋण 5/8। अब यहां ऋण है, बाहर ऋण है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यदि ऋण है तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं। तो धन 5/12। अब 8 और 12 का जो लघुत्तम है वह कितना होगा, 24। तो 8 का जितनी बार यहां जाएगा, यानी कितनी बार गया, ये 3 बार, तो अब इस 3 से गुणा करेंगे किसमें, हम 5 में। तो ये हो जाएगा ऋण 5 × 3 धन, अब ये 2 बार गया तो 5 × 2, तो हमारा कितना आ गया, ऋण 15 धन 10/24। तो उत्तर आपका आ जाएगा ऋण 5/24, जो क्या होगा, जो आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण 22/3। आपका जो प्रश्न है कि ऋण 22/3 भागे 88/27। तो यहां हम, आप जानते हैं कि यहां पर भाग को गुणे के चिन्ह में बदलते हैं, और यहां अंश को हर, यानी इसको संख्या हम पलट देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 27/88, और इधर की संख्या यथावत रहती है 22/3। तो अब 3 से काट देंगे, 27 9 बार गया, 22 से 4 बार गया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, ऋण 9/4। यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11x धन 24। 11x धन 24 बराबर 46 किस प्रकार हल करेंगे। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे कि 11x धन 24 बराबर 46 है, तो 11x 24 को दाईं तरफ पक्षांतरित करेंगे, तो 11 बराबर 46, और धन है तो चिन्ह परिवर्तित होके -24। तो 11x बराबर कितना हो गया, 22। तो x बराबर 22/11। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, और यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। बीजीय व्यंजक से क्या आशय है, यहां बीजीय व्यंजक से क्या आशय है। तो बीजीय व्यंजक क्या है, अगर आप पूछें कि बीजीय व्यंजक से आप क्या समझते हैं, तो बीजीय व्यंजक वो है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई चर या अचर या इनका मौलिक समूह गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर हम उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसको दूसरे रूप में भी हम कह सकते हैं कि कोई व्यंजक जब किसी अन्य व्यंजक के साथ मूलभूत क्रियाओं, धन ऋण गुणा भाग, ये मूलभूत क्रियाएं हैं, इनके साथ वह जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक में आप
यानी हम ये कहें कि चर सॉरी अचर, चर अचर है, तो इनका समूह या तो ये अकेले हो, चर हो या अचर हो, या इनका क्या हो, इनका जो मौलिक समूह है वह मौलिक क्रियाओं धन ऋण गुणा भाग से युक्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। 22वां प्रश्न है 3 की पावर 4 होल की पावर 4 इंटू 9 की पावर 6 डिवाइड बाई कितना है 27 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 9। तो इसको आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो 3 की पावर 4 होल की पावर 4 है तो इसको 4 इंटू 4 लिखेंगे, इंटू 3 9 है तो इसको भी 3 में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 3 की पावर 2 और होल की पावर 6 डिवाइड बाई किससे 27 है तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, यानी 3 की पावर 3 होल की पावर 7 इंटू 3 की पावर 9। तो ये आपका क्या हो गया 3 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 12 डिवाइड किससे 3 की पावर, ये आपका 3 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 21 इंटू 3 की पावर 9। तो यहां हम जानते हैं कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 16 प्लस 12 भागे 3 की पावर 21 प्लस 9, तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 की पावर 28 डिवाइड 3 की पावर 30। तो अब इसको इस तरह से भी हम लिख लें कि 3 की पावर 28 अपान 3 की पावर 30, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से भी आपको प्रश्न मिल सकता है। इसको लेकिन हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि 3 की पावर 28 तो हमारा फार्मूला है a की पावर m भागे a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। इस फार्मूले के आधार पर हम आगे चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 28 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 2 और ये 1 अपान 3 की पावर 2 और ये 1 अपान 9। ये हमारा इसका सरल रूप होगा। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे। तो यहां मान लीजिए कि हमारा एक बाग है और बगीचा, उसमें क्या है कि 2025 पौधे लगे हैं, तो यहां प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या मान लेते हैं x, पंक्ति में पौधों की संख्या, और वो कौन सी पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमने x मान लिया, और ये कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो यानी हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, पंक्तियों की संख्या भी हमारी x हो गई। तो अब कुल पेड़ कितने हैं 2025, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2025, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2025, तो x बराबर अंडर रूट 2025, यानी 2025 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप निकाल लीजिए, 2025 का है तो आप यहां 4 से भाग देंगे तो 4 का 4 बार जाएगा 16 है, और यहां 4 को हम जोड़ लेते हैं, 4 को क्या करते हैं 4 को जोड़ लेते हैं 8, और यहां शेष 4, अब यहां दो संख्याओं को एक साथ 425, तो 5 बार ले जाते हैं तो 5
का 25 का 5 और 5 और 40 दो 42 यानी पूरी तरह से विभाजित, तो हमारा वर्गमूल कितना आया 45। तो x की वैल्यू कितनी आई, यानी बगीचे में 45 पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे। द्विपद व्यंजक किसे कहते हैं? अब अगला प्रश्न आपका है कि द्विपद व्यंजक किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों। द्विपद व्यंजक कौन है? वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों, जिसमें केवल दो पद हों और वे असमान पद हों। यहां यह भी शर्त है, और वे क्या हों? और वे असमान पद हों, वे द्विपद कहलाते हैं। वे क्या कहलाएंगे? वे द्विपद या द्विपदीय व्यंजक कहलाते हैं। अब यहां द्विपद की जब हम बात करते हैं, जैसे 3x + y या 4a + 2m, अब ये या x² - y², ये सब उदाहरण किसके हैं? ये सब द्विपद व्यंजक या द्विपदीय व्यंजक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 83 के अंकों को, अंक कौन सा संख्या है? 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? भाई इकाई को दहाई, दहाई को इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो इकाई 3 है तो दहाई बदल दिया, 8 को इकाई में कर दिया, संख्या 38 मिली। मूल संख्या से घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो 83 में से हम क्या करेंगे? 38 को घटाएंगे, तो 13 में से 8 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, 45, अर्थात 45 क्या होगा? हमारा आंसर होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर बनी संख्याओं का समूह, बनी संख्याओं का समूह क्या होगा? पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाते हैं, और इसमें आगे जब हम शून्य को भी शामिल करते हैं तो ये पूरी क्या हो जाती है? ये पूर्ण संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसे संख्याओं का रूप, यानी परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां क्या हो? p और q क्या हो? पूर्णांक हो, किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q शून्य न हो। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय। और जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो सभी संख्याएं अपरिमेय, जैसे √2, √3, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय। पाई, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या क्या होती है?
तो अभी अभी उसकी चर्चा किया है। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां क्या होता है, p व q एक पूर्णांक होते हैं, किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q शून्य ना हो, तो वह संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तीसवां प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, शून्य। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से ही प्रारंभ होती है। भाई, हम प्राकृतिक संख्या जो होती है वह 1, 2, 3, 4 से लेके बढ़ते हुए होती है। उसी में जब हम शून्य को भी ऐड कर देते हैं, तब ये पूरी श्रृंखला या समूह या समुच्चय क्या कहलाता है, यह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो अब ये शून्य ही क्या है, ये सबसे छोटी संख्या। तो यहां सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, शून्य है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो अभी जैसा बात किया हमने यहां पर कि सबसे छोटी, जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो यहां आपका उत्तर होगा एक जो है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। संख्यांक का क्या अर्थ है? जिन संकेतों की सहायता से हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जिन संकेतों की सहायता से हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, हम क्या करते हैं, हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांक को इस रूप से भी हम कह सकते हैं कि संख्यांक का जो अर्थ होता है वह संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक जो है वह क्या होगा, वह संख्यांक होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले लिया 138, ये क्या है, ये हमारी संख्या है। तो इसमें प्रयुक्त अंक कौन कौन से हैं, या जिसे हम संख्यांक कहेंगे आगे चल के, इन्हीं को हम खाली अंक की बात करते हैं। तो 1, 3 और 8 के सहयोग से हमने 138 लिखा, तो यही हमारे संख्यांक हैं। 12,684, 12,684 में 6 का स्थानीय मान। तो हम जानते हैं कि जिस स्थान पर वो संख्या है उसमें उस स्थान के मान से गुणा कर देते हैं। तो ये 6 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो यहां हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका मान हमको मिल जाएगा, यानी इसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान 600 होगा। ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऋण 4/9 के गुणात्मक प्रतिलोम की बात हम करते हैं, तो यहां पहले ये समझ लें गुणात्मक प्रतिलोम है क्या। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, हम इस तरह से कहें कि मान लीजिए परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो, परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, किसमें, दो परिमेय संख्या, जैसे P1/Q1 इंटू Q1/P1 इज इक्वल टू 1। तो अब P1 Q1 का गुणात्मक प्रतिलोम Q1 P1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 9/4, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसी को परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम को ही परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खंड है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। समीकरण से आपका क्या आशय है?
अब आप इक्वेशन की बात करेंगे, समीकरण की बात करेंगे, तो जब किसी गणितीय वाक्य में एक या एक से ज्यादा अज्ञात राशियां हों और जिन्हें बीजीय अक्षरों द्वारा व्यक्त एल्जेब्रिक लेटर्स से हम उसको व्यक्त करते हैं और बीच में बराबर चिन्ह से समानता को प्रदर्शित करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? वह समीकरण होता है। समीकरण किसी एक विशेष मान के लिए संतुष्ट होता है और यही जब प्रत्येक मान के लिए, यानी जैसे इसमें आपका एक LHS होता है, एक RHS होता है, तो इसमें जैसे यहां समीकरण की बात हम करें कि 3x + 2 = 4x - 2। अब ये इक्वेशन का रूप है, ये किसी एक मान के लिए या कुछ मानों के लिए संतुष्ट होगा, और यही यदि सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाए तो फिर ये समीकरण ना होकर सर्वसमीका हो जाता है। रेखीय समीकरण से क्या आशय है? जिसमें चर एक घातीय हो। ऐसे समीकरण जिसमें चर क्या हो? जिसमें चर एक घातीय हो। और तो ऐसे समीकरण जिसमें चर एक घातीय हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उन्हीं को हम रेखीय समीकरण कहेंगे। फाइव एक्स प्लस 3 = 8। ये क्या है? एक समीकरण है, चर एक घातीय है, इसलिए यह समीकरण क्या होगा? रेखीय समीकरण। समीकरण की घात से क्या आशय है? समीकरण में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात ही समीकरण की घात होती है। क्या है? समीकरण में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात ही क्या होती है? समीकरण की घात होती है। जैसे x² - 6x + 5 = 0। तो अब यहां दो क्या है? यहां दो की बात हमने किया, यही हम बात कर देंगे x³ की, तो 3 जो होगा वह क्या होगा? तो इस समीकरण में दो घात है और यही 3 कर दें तो त्रिघाती हो जाएगा, यानी 3 घात होगी। सरल समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक चर हो और एक घात। जिसमें क्या हो? जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें एक चर व एक घात हो, वह समीकरण सरल समीकरण कहलाता है। जैसे 8x + 3 19। अब ये क्या है? ये सरल समीकरण या इसी को रेखीय समीकरण भी कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 39, 64x² - 49 का गुणनखंड कीजिए। तो 64x² - 49 है, तो अब 64 8 का वर्ग है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8x² - 7 का वर्ग। तो अब ये फार्मूला सर्वसमीका का a² - b² बराबर क्या हो जाएगा? a + b और a - b। तो ये आपका हो जाएगा 8x + 7 और दूसरे ब्रैकेट में 8x - 7। यही आपका क्या होगा? यही आपका उत्तर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 61 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे 61 का स्क्वायर है, तो सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको 60 को यदि 60 धन 1 लिख दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहां ये a + b का होल स्क्वायर का सर्वसमीका का सूत्र लगेगा, a² + 2ab + b²। तो ये क्या हो जाएगा?
60 का स्क्वायर प्लस 2a 60 इंटू बी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3600 प्लस ये आपका 120 और ये 1, ये आपका 1/2ab। अब देखिए यहां इस तरह से भी इसको समझिए, अगर न समझ में आ रहा हो तो ये 60 को हमने 61 को 60 प्लस 1 किया, तो यहाँ जो सूत्र है, सूत्र में देखें तो a बराबर क्या है 60 और b बराबर क्या है 1। अब यहाँ a स्क्वायर के स्थान पर हमने 60 का स्क्वायर लिख दिया, 2ab, तो 2a 60 b 1 और b स्क्वायर 1, तो आपका कितना हो गया 3600, ये हो गया 120, 60 दूना 120 और 1 का वर्ग 1, तो ये आपका, इसको आप ऐड कर दीजिए, 1 फिर 2 फिर 7 और 3, यानी 3721 जो है वह आपका सर्व समीकरण का प्रयोग करके ये आपका उत्तर आएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अति लघुत्तरी के महत्वपूर्ण आपके 40 प्रश्नों को लेकर उसके उत्तर, हल और उन्हीं प्रश्नों से अन्य प्रश्न कैसे निकलते हैं, इन सब की चर्चा किया। तो कल पुनः आपको 40 से 45 प्रश्न की सेकंड पार्ट अति लघुत्तरी का हम लेकर आएंगे, और तब फिर उसके बाद लघुत्तरी और बहुविकल्पी के क्रम में चलेंगे। आप अपने उन साथियों को भी शेयर कर दीजिए जो न जुड़े हों। आपके शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि हमारा, आपका जो प्रयास है, आपका शेयर करना और हमारा आपके लिए जो भी परिश्रम किया, अगर किसी चाहने वाले यानी किसी जरूरतमंद या आवश्यक बच्चे तक पहुंच जाएगा तो समझिए कि हमारा प्रयास सार्थक हो गया। धन्यवाद। वंदे मातरम।